नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब मंच पर और आज प्रस्तुत कर रही हूँ जोधपुर निवासी वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती दीप्ति कुलश्रेष्ठ द्वारा लिखित एक कहानी। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के सर्वोच्च मीराम पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग सहित लगभग 15 संस्थाओं के द्वारा सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार दीप्ति कुलश्रेष्ठ जी के 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 9 उपन्यास सहित कविता, संस्मरण आदि विधाओं में उनकी लगभग 15 पुस्तकें संपादित और प्रकाशित हो चुकी हैं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से 2006 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के उपरांत शब्द सेतु संस्थान के माध्यम से नई रचनाशीलता को बढ़ावा देने में दीप्ति कुलश्रेष्ठ जी तन मन धन से जुटी हुई हैं। दीप्ति कुलश्रेष्ठ जी की श्रेष्ठ रचना धर्मिता को प्रदर्शित करती यह कहानी आस्था की हत्या आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। वे दोनों ठहाका लगाते हुए सड़क पर निकल आए। दिन भर मेहनत और लगन से काम करने के बाद काफी थकान हो गई थी। बाहर ठंडी हवा में निकलने से थकान जैसे उतरने लगी। श्रीनिवास अपने कुर्ते की आस्तीनें ऊपर करते हुए बोला, सर, अब आराम करने का समय नहीं रहा। केवल 7 दिन और रह गए हैं। इन 6 दिनों में एक पोर्ट्रेट और तैयार करना है और फिर प्रदर्शनी के लिए पोस्टर्स आदि भी बनाने हैं। और हाँ, कुल्लू इनविटेशन कार्ड भी तो छपवाने हैं। पोस्टर्स और कार्ड छपवाने वाले काम तुझे ही संभालने होंगे। कुणाल ने कुछ सोचते हुए कहा, श्रीनिवास भाई, यह सब तो मैं कर लूँगा, लेकिन रुपये पैसों का इंतज़ाम कैसे हो पाएगा? मेरे पास तो अब केवल 300 रुपये बचे हैं। राशन भी ख़त्म हो चला है, वह भी लाना तो पड़ेगा ही। मुझे नहीं लगता कि सेठ लखपत अब और उधार देगा। उसका पहले वाला कर्जा भी अपन उतार नहीं पाए हैं। फिर भी एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? थोड़ा सा ढीठ तो बनना ही पड़ेगा, वरना सारी योजना धरी रह जाएगी। इतनी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मद्रास में आर्ट गैलरी भी बुक करवा दी है। यह सारी भागदौड़ बेकार हो जाएगी कुल्लू। ठीक है श्रीनिवास भाई, आप भी साथ चलना। उससे कहेंगे जहां इतनी बार उधार दिया है, एक बार और दे दे। महीने भर बाद किसी भी तरह ब्याज सहित चुका देंगे। हाँ, और क्या, हो सकता है इस बार वहां मेरी 1-2 पेंटिंग्स बिक जाएं। नहीं होगा, थोड़ा बहुत रुपया उधार उतार कर लखपत को संतुष्ट कर देंगे। कुणाल ने हामी भरी। वह किसी भी तरह श्रीनिवास के इस वन मैन शो को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहता था। उसकी इस एकल प्रदर्शनी के लिए वह श्रीनिवास से भी अधिक उत्साह से काम करवा रहा था। भागदौड़ का सारा काम खुद उसने अपने जिम्मे ले लिया था। वह भी बहुत सुंदर और परिष्कृत ऑयल पेंटिंग बनाता है, पर फिर भी उसके और श्रीनिवास के काम में बहुत अंतर है। कुणाल जैसा देखता है ठीक वैसा स्केच करता है, लेकिन श्रीनिवास उसमें अपनी कल्पना का सम्मिश्रण भी करता है। कई बार वह अपनी इच्छानुसार स्थिति में परिवर्तन भी कर देता है। कुणाल अपने अति प्रिय मित्र श्रीनिवास की कला की बेहद कद्र करता है। उसने अपने आप को कभी श्रीनिवास की बराबरी में लाकर खड़ा नहीं किया। वह मन ही मन उसकी पूजा करता है, उसकी कला को सराहता है। दोनों की उम्र में
कोई ख़ास अंतर नहीं है, लेकिन कुणाल हमेशा उसे एक ऊंचे स्थान पर बिठाए रखता है। हालांकि कुणाल का शरीर ज़रा नाजुक है, पर वह अपने आराम की परवाह किए बिना सारे इंतज़ाम कर रहा है। श्रीनिवास इस ओर से निश्चिंत होकर अपने स्केचेस और पेंटिंग्स पूरी करने में लगा हुआ है। इधर कुणाल भी एक पोर्ट्रेट बना रहा है। जब भी समय पाता है उसे लेकर बैठ जाता है। दरअसल वह इन दिनों श्रीनिवास का ही पोर्ट्रेट बना रहा है। अपने स्टूडियो में काम में व्यस्त श्रीनिवास का पोर्ट्रेट बनाना उसे अच्छा लग रहा है। व्यस्त हो एक जगह बैठे रहने के कारण वह उसे उपलब्ध भी हो गया। उसे कहना नहीं पड़ा, श्रीनिवास ज़रा सामने बैठो, तुम्हारा पोर्ट्रेट बनाना चाहता हूँ। अगले दिन वे दोनों लखपत के यहाँ पहुँचकर उससे रुपया लेने में सफल तो हो गए, लेकिन इस बार उसने पूरी कागजी कार्यवाही करके रुपया दिया था। साथ ही रुपया लौटाने की शर्त कुछ कड़ी रख दी थी, जिसके अनुसार वह एक निश्चित अवधि तक यदि रुपया न लौटा पाया तो वह श्रीनिवास पर ठगी और धोखाधड़ी का आरोप लगाकर उसे जेल भिजवा देगा। श्रीनिवास को इस समय सिवाय अपनी प्रदर्शनी के कुछ नहीं सूझ रहा था। लखपत ने उससे जहां भी दस्तखत करवाए उसने कर दिए। रुपया मिल जाने से वह बेहद खुश था। उसने अपना और कुणाल का रिजर्वेशन करवा दिया। कुणाल ने रात भर बैठकर प्रदर्शनी के लिए पोस्टर्स बनाए और मद्रास पहुंचकर वहां की आर्ट गैलरी में उसकी पेंटिंग्स बेहतरीन ढंग से सजाने में श्रीनिवास की मदद की। मुख्य अतिथि से प्रदर्शनी का उद्घाटन किस कलात्मक ढंग से करवाया जाए, इसके लिए उसने बड़े अच्छे और रुचिकर सुझाव दिए। श्रीनिवास मन ही मन उसका कायल हो गया, पर उसने यह बात कुणाल पर जाहिर नहीं की। इस मामले में कदाचित श्रीनिवास का विचार था कि किसी की भी बहुत अधिक प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसके भाव बढ़ जाते हैं। वह हावी होने की कोशिश करने लगता है और अच्छे भले कलाकार की प्रतिभा को ग्रहण बनकर ढक देता है। सो वह चुप साधे रहा। कुणाल बाद में तो इस बात के लिए तरसने लगा कि उसका मित्र एकाध शब्द तो उसकी प्रशंसा और उसके प्रेम का कहे, लेकिन इस मामले में वह अंत तक निराश ही हुआ। कहना न होगा कि दोनों की मेहनत रंग लाई और वहां का शो काफी सफल रहा। अखबारों में श्रीनिवास के चित्रों व ड्राइंग की भूरी भूरी प्रशंसा छपी। कुणाल ने श्रीनिवास को हार्दिक बधाई दी। श्रीनिवास के एक दो चित्र अच्छे दामों में बिके भी, परंतु उनसे इतना रुपया प्राप्त नहीं हो पाया जिससे लखपत का इतना कर्जा उतारा जा सकता। श्रीनिवास ने लौटकर जब लखपत के हाथों में आधा पौना उधारी का पैसा रखा तो वह बहुत लाल पीला हुआ और अगले दिन उसने बेझिझक हो धोखाधड़ी के मामले में श्रीनिवास को फंसाकर उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार करवाकर जेल भिजवा दिया। कुणाल इस घटना से बहुत आहत हुआ। रात भर कपाल पर हाथ धरे सोचता रहा कि श्रीनिवास की जमानत कैसे देकर उसे छुड़वाए। जमानत देने के लिए पैसा था नहीं। यह सारी लानत मलालत रुपयों पैसों के पीछे ही तो हुई है। सहसा उसे अपनी बहन रोमा का ध्यान आया। ईश्वर की कृपा से वह बहुत संपन्न घराने में ब्याही गई है। सुबह उठते ही वह श्रीनिवास को तसल्ली दे आया और अपनी बहन के शहर जाने को रवाना हो गया। बहन से मुंह मांगा रुपया पाकर कुणाल ने लखपत का पूरा रुपया चुका दिया और श्रीनिवास को रिहा करवा दिया। श्रीनिवास के बेल से लौटने पर उसने उसका भरपूर स्वागत किया। निश्चल स्नेह भाव से की गई मित्र की इस मदद से जाने क्यों श्रीनिवास के मन में हीनता की भावना घर कर गई और वह कुछ कुंठित हो अपनी हीन भावना को कम करने के लिए कुणाल पर बेवजह बात बात में व्यंग्य करने लगा, जबकि कुणाल दोस्त के लौट आने से बहुत खुश था। उसने श्रीनिवास के स्टूडियो को खास तरह से व्यवस्थित कर सजाया था और उसमें अपना बनाया उसका पोर्ट्रेट भी लगाया था।
उसे देखकर श्रीनिवास ने जानते बूझते हुए भी उससे पूछा, कुल्लू, यह किसका पोर्ट्रेट है? कुणाल ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और फिर कहा, तुम्हारा श्रीनिवास भाई, और किसका? साफ मालूम हो रहा है कि यह तुम्हारा ही पोर्ट्रेट है। कुणाल की बात सुनकर वह ठहाका लगाकर हंसा और वैसे ही हंसते हंसते बोला, मेरा? यह मेरा पोर्ट्रेट है? वाह, क्या बनाया है कुल्लू। यार तूने भी। ये मेरे बालों का क्या किया? कितने बिखरे हुए हैं। चेहरे पर बिल्कुल इत्मीनान और चैन नहीं है। कितनी परेशानी झलक रही है। मैं तुम्हें ऐसा नजर आता हूँ कुल्लू? उसकी बातें कुणाल का कलेजा चीरने लगी। फिर भी किसी तरह खुद को संभाल कर उसने कहा, जिस समय तुम प्रदर्शनी की तैयारी में बेहद व्यस्त और बदहवास से लगे हुए थे, दिन रात एक किए हुए थे, न तुम्हें खाने का होश था न नहाने का, बालों में 2-2 दिन तक कंघी तक नहीं कर रहे थे। यह पोर्ट्रेट मैंने उन दिनों में बनाया था श्रीनिवास भाई। यदि तुम्हें पूरा चांद पसंद है तो इसका मतलब यह तो नहीं कि जिस समय स्केच बनाया जा रहा हो उस समय यदि आधा टेढ़ा चांद दिखाई दे रहा हो तब भी चांद पूरा ही बनाया जाए। कुणाल की इस बात पर श्रीनिवास फिर हंसने लगा। कुल्लू, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे, लगता है कभी नहीं सुधरोगे। इसलिए तो कहता हूँ विवेकानंद जी को पढ़ना छोड़ दो। पढ़ना है तो रजनीश को पढ़ो। श्रीनिवास ने ऐसा कहकर स्टूडियो के बीच में लगे पार्टीशन के दूसरी ओर जाकर कुणाल की मेज पर रखे विवेकानंद जी के स्केच को हटा दिया और वहां रजनीश का चित्र रख दिया। अपने स्टूडियो संभाग में यह हस्तक्षेप कुणाल को अच्छा नहीं लगा। श्रीनिवास यह बात अच्छी तरह जानता है कि वह विवेकानंद जी को कितना पसंद करता है। उसने उनका लगभग सारा लिटरेचर पढ़ रखा है और वह काफी हद तक उनसे प्रभावित है। फिर इस बात का क्या अर्थ है? कुणाल उसे बहुत देर तक विस्फारित नेत्रों से देखता रहा। उसका देखना इस बार श्रीनिवास को चौंका गया। वह सकपकाकर इधर उधर हो गया। कुणाल अपना कमरा बंद किए पड़ा रहा। उसका सारा उत्साह काफूर हो चुका था। श्रीनिवास की हंसी उसकी अंतर्वेदना को बताने लगी। उसे इस समय विवेकानंद की कविता की एक पंक्ति स्मरण हो आई। भले ही तुम्हारा सूर्य बादलों से ढक जाए, आकाश उदास दिखाई दे, फिर भी धैर्य धरो, फिर भी धैर्य धरो कुछ, हे वीर हृदय। उनकी कविता की ऐसी पंक्तियों के सहारे वह अपने को संभालने की कोशिश करने लगा। श्रीनिवास के स्वागत के लिए लाई गई माला मुरझाने लगी। आज उसने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया था। दूध अधिक लेकर मेवे की खीर बनाई थी और भी कुछ व्यंजन जो श्रीनिवास को पसंद हैं वह बनाए थे। भोजन के लिए श्रीनिवास ने उसके दरवाजे की कुंडी खटखटाई, लेकिन वह सिरदर्द का बहाना किए पड़ा रहा। भीतर पड़े पड़े कुणाल को महसूस हुआ कि श्रीनिवास भोजन कर चुका है। कुछ देर पहले रसोई से बर्तनों की आवाजें आ रही थीं। इस हलचल के शांत होने के बाद पलंग सरकाने की आवाज से कुणाल को यह भी ज्ञात हो गया कि श्रीनिवास ने सोने से पूर्व आदत के अनुसार अपने पलंग को ठीक से झाड़कर सरकाया है। उसे यह भी मालूम है कि श्रीनिवास को लेटते ही नींद आ जाती है। कुणाल इस बात को लेकर अक्सर उससे कहता है, भाई, तुम्हारी ऐसी नींद से मुझे बहुत ईर्ष्या होती है। क्या सुख की नींद आती है तुम्हें, और एक मैं हूं कि लाख कोशिश के बाद भी नींद नहीं आती। इस पर श्रीनिवास मुस्कुराकर कहते हैं जिसकी आत्मा साफ होती है उसे ही जल्दी नींद आती है कुल्लू। लो श्रीनिवास भाई, इसमें आत्मा का क्या? डॉक्टर के अनुसार मुझे इंसोमिया है। पंडित से पूछो तो वह कहता है कि मैं शुक्ल पक्ष के चौथे दिन पैदा हुआ हूँ, और वह भी उस समय जब ग्रहण लगा हुआ था, इसलिए मुझे नींद नहीं आती। ताउम्र ऐसे ही चलेगा। श्रीनिवास उसे चिढ़ाते हुए कहता, नहीं कुल्लू, यह सब मैं नहीं मानता। असली बात तो वही है, जिसकी आत्मा साफ होती है उसे ही जल्दी नींद आती है।
आज इस समय श्रीनिवास की यह सब बातें उसे टीस रही थीं। जिन बातों को उसने कभी गौर नहीं किया था, वे बातें ही आज उसे उत्पीड़ित कर रही थी। श्रीनिवास की हंसी कलेजे में नश्तर की तरह चुभ रही थी। सुबह से इतनी दौड़ धूप के चक्कर में उसने मुंह में एक दाना तक नहीं रखा था। सोचा था जो कुछ भी खाएगा श्रीनिवास के लौट आने के बाद ही खाएगा। उसकी तपस्या और त्याग सफल भी हुए थे, लेकिन भूख कुलबुलाए दे रही थी, पर मन मर गया था और उसने भूख को भी मार दिया था। फिर भी एक भूख दूसरी जागृत हो उठी थी कि श्रीनिवास उसे आवाज देकर उठाए, उसे मनाए और खाने पीने के लिए आग्रह करे। पेट की भूख से अधिक इस समय मन की वह भूख बढ़ चली थी, लेकिन श्रीनिवास से उसकी यह उम्मीद ठीक वैसी ही थी जैसे काली भैंस के आगे कोई रोए और अपने नैन खोए। कुणाल की इस उम्मीद को तोड़ते हुए उसके खर्राटे सुनाई देने लगे। बेचारा कुणाल मन महसूस कर रह गया और भीतर ही भीतर उबलने के बाद जब उसकी बुद्धि जड़ हो चली तो वह उसी जड़ भाव से उठकर रसोई में चला आया। किसी तरह जहर के घूंट पीकर उसने खाना गले से उतारा। भोजन पेट में पहुंचने पर क्रोध का उफान तो शांत हो गया और क्षुधाग्नि शांत होते ही प्रतिशोध की आग दहक उठी। मन में बनी श्रीनिवास की प्रतिमा खंडित होकर बिखर गई। आधी रात के बाद जब श्रीनिवास गहरी नींद में था, कुणाल उठकर उसके पलंग के निकट पहुंच गया और उसे घूरने लगा। श्रीनिवास ने जब करवट बदली तो जरा सी आंख खुलने पर कुणाल को सामने खड़े पाया। उसकी आंखें लाल थीं और घूरती हुई उन आंखों में अजनबीपन था। उसे इस तरह खड़ा देखकर श्रीनिवास घबरा उठा। उसकी नींद उड़ गई थी। वह उठकर बैठ गया और घबराकर पूछा, क्या बात है कुल्लू, सोया नहीं तू? कुणाल बिना कोई जवाब दिए अब भी वैसे ही घूर रहा था। कुणाल, यार रात का 1 बज रहा है, जाकर सो जा। इस बार कुणाल के होंठ भिंच गए और मुट्ठियां बंध गई थीं। वह चुपचाप लौट गया। हर व्यक्ति की एक भाषा, शरीर की भाषा भी होती है। व्यक्ति उससे भी बहुत कुछ बिना बोले ही कह देता है। अगली रात को श्रीनिवास की नींद चिंता से खुल गई। उस समय भी उसने कुणाल को सामने खड़े घूरते पाया। अब कुणाल ने उससे बोलना छोड़ दिया था। वह दिन भर गुमसुम रहता था। ड्राइंग एवं पेंटिंग आदि का काम बिल्कुल छोड़ दिया था। उसके बहुत से काम अधूरे पड़े थे, पर वह किसी को भी हाथ नहीं लगा रहा था। श्रीनिवास ने 1-2 बार उन्हें पूरा कर लेने को कहा भी, पर वह खामोश बना रहा। श्रीनिवास के जिन छोटे बड़े कामों को वह अक्सर कर दिया करता था, उन्हें भी अब वह नहीं कर रहा था। इससे श्रीनिवास को कुछ तकलीफ का सामना भी करना पड़ रहा था। भोजन बनाने की पारी भी बंधी हुई थी। शाम का भोजन पहले कुणाल ही बनाता था, अब वह होटल में खा आता था। श्रीनिवास से कुछ भी न कहता। दिन दिन तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही थी। कुणाल के मन की हताशा ने उसे जाने किस मनः स्थिति में पहुंचा दिया था। उसके भीतर का इंसान पत्थर हो गया था और कलाकार पागल। उसके सौंदर्य बोध का लोप हो चुका था। एक दिन श्रीनिवास ने अपने उसी पोर्ट्रेट पर खून के छींटे पड़े देखे जिस पर वह व्यंग से हंसा था। वह मन ही मन आतंकित हो उठा। उसे यकीन हो गया कि यह उसका भ्रम मात्र नहीं है कि कुणाल मानसिक रोगी हो गया है। अब श्रीनिवास के लिए रात में सोना मुश्किल हो गया था। उसे अक्सर महसूस होता
कुणाल उसे मारने के लिए पास आकर खड़ा हुआ है। एक दिन वाकई श्रीनिवास ने नींद खुलने पर देखा कुणाल उसके बिल्कुल निकट सब्जी काटने का चाकू लिए खड़ा है। श्रीनिवास ने साहस करके किसी तरह उसका हाथ थाम लिया और चाकू उसके हाथ से ले लिया। फिर उसका हाथ थामकर बेहद अजीज होकर बोला, तू पागल हो गया है कुल्लू। हाँ, मैं पागल ही तो हो गया हूँ। तुमने मेरे साथ दोस्ती का नाटक करके मेरा उपयोग किया है श्रीनिवास, और मैं सदा तुम्हें अपना भाई, अपना प्यारा दोस्त समझकर तुम पर कुर्बान होता रहा। तुम धोखेबाज हो श्रीनिवास, फरेबी हो। तुम्हें दोस्ती की जरूरत है न दोस्त की, पर तुम खुद नहीं जानते। तुमने मेरे भीतर रखी अपनी मूर्ति पर ही वार किया है, उसे तोड़ डाला है श्रीनिवास। मैं मन ही मन तुम्हें इतना स्नेह करता था, पूछता रहा, और तुमने मेरी कला की मजाक उड़ाई, मेरी मजाक उड़ाई, मुझे नीचा दिखाया, मुझे जो सदा तुम्हारे लिए ही दौड़ता रहा। कुणाल कहते कहते फूट फूट कर रोने लगा और दीवार से अपना सिर टकराने लगा। श्रीनिवास ने उसे रोकने की कोशिश की तो आवेश में एक चांटा उसके गाल पर जड़ दिया और उसके शर्ट का कॉलर खींचकर फाड़ डाला। श्रीनिवास ने बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ाया और भागकर दूसरे कमरे में पहुंच गया। भीतर से दरवाजे की चटकनी चढ़ा दी। कुणाल बाहर घायल परिंदे सा फड़फड़ाता रहा और दरवाजे को पीटता रहा। कुणाल ने अंत में आवेश का उबाल कम करने का कोई रास्ता न पाकर अपने कमरे में लौटकर एक साथ कई नींद की गोलियां खा ली, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। सुबह वह जब बहुत देर तक नहीं उठा तो श्रीनिवास ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। उसकी हालत बेहद गंभीर हो गई थी। कुणाल 2 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। डॉक्टर्स ने उसे किसी तरह बचा तो लिया, पर उन्होंने बताया कि वह स्किज़ोफ्रेनिक हो गया है और श्रीनिवास को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। उसे देखते ही कुणाल के हिंसक हो उठने की संभावना थी, इसलिए श्रीनिवास उसके सामने नहीं पड़ा। कुणाल के घर वालों को सूचना भेजी गई कि वह गंभीर अवस्था में मनोचिकित्सा केंद्र में भर्ती है। यह थी दीप्ति कुलश्रेष्ठ जी द्वारा लिखित एक रोमांचक कहानी। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।